डियर लेट्स बिगिन पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जहाँ पे हम लोगों ने वनेबल जो था वनेबल ग्रुप जो वनेबिलिटी होती है वो क्या होता है हमने समझ लिया था। वनेबल लोग एक मैं आपको रफली बता देती हूँ कि वनेबल लोग कौन होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा जाता है, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को गेन नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे जैसे लास्ट लाइन में ही पूरा समझ में आ जाता है कि देखा जाए तो वनेबल लोग जो होते हैं वो उनकी ज़्यादा शंका होती है, मतलब उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा अफेक्ट हो दैन अदर पीपल, दूसरे लोगों के मुकाबले वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। कौन? वनेबल लोग। जब बैड टाइम्स आते हैं ना, जैसे कि सबके लिए आते हैं, देखो बैड टाइम सबके लिए आते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर कोई सुनामी हो गई, तो वो सबके लिए, कोई भी डिज़ास्टर हो सबके लिए आता है। वेदर फ्लड, चाहे वो एक बाढ़ हो या फिर अर्थक्वेक भूकंप हो, और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ, या तो जॉब्स ना मिल रही हो लोगों को। लेकिन जो वनेबल लोग होते हैं उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आप एक तरह से कह सकते हो कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वनेबल लोग में कौन कौन आते हैं? जैसे बूढ़े हो गए, ओल्ड जो होते हैं, और जो बच्चे बेबी जो होते हैं छोटे छोटे, वो कुछ नहीं कर सकते। अब जॉब्स गिर गई है कि मतलब जॉब नहीं मिल रही है, तो ओल्ड लोगों को अब जॉब नहीं मिल रही है, बहुत कम ही लोगों को मिल रही है, गिने चुने लोगों को। तो क्या वो बूढ़े लोगों को मिलेगी क्या? बूढ़े क्या है? एक वनेबल है, वनेबल ग्रुप्स में आएंगे। तो क्या किसी भी बूढ़े को भले जॉब, देखो जॉब्स कम है, तो क्या बूढ़े को जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई ऐसा चाहिए ना। अब देखो जॉब मिल नहीं रही है, ऊपर से हम ऐसे लोगों को रख ले जो शायद सही से ना परफॉर्म कर पाए, तो और लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सब में मतलब रिस्क होता है वनेबल लोगों के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉवर्टी लाइन, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। ठीक है, लेट्स बिगिन पॉवर्टी लाइन। सो पॉवर्टी लाइन को स्टार्ट करने से पहले देखो ये ब्रीफ में लिखा है, देखो पूरा, देखो इतना ढेर सारा ये सारा पॉवर्टी लाइन है ना, तो ये इतना ब्रीफ में लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में ब्रीफ में लिखा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये होती है एक पॉवर्टी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हम समझते हैं कि कोई एक इंसान, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्राइस रख दिया कि भाई इतना रुपीज़ सबके पास होना चाहिए। अब पॉवर्टी लाइन के ऊपर लोग जो आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं वैसे लोग होंगे। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे वो पुअर लोग होंगे। और अगर वो बेसिक नीड से भी ऊपर जा पा रहे हैं, मतलब अपनी बेसिक नीड जो उनको रोज़मर्रा की लाइफ में चाहिए, अगर वो उससे भी ऊपर जा पा रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही आलतू फालतू खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अब तो वो क्या कहलाएंगे? रिच कहलाएंगे। तो ये होती है पॉवर्टी लाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको रुपीज़ क्यों लिखा? देखो अगर मैं आपको 100 रुपये दे दूँ कि 100 रुपये पॉवर्टी लाइन ने मतलब गवर्नमेंट ने 100 रुपये कहा है कि भाई अगर 100 रुपये इंसान के पास है, ये गवर्नमेंट करती है कि जैसे कि एक अमाउंट दे देगी कि हाँ इतना रुपए है आपके पास, अगर आप एक दिन में इतना रुपए कमा रहे हो, अगर आप एक दिन में इतना रुपए कमा रहे हो तो आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाओगे। नहीं कमा पा रहे हो, अब जैसे कि मैं 90 कमा रही हूँ, 72 कमा रही हूँ एक दिन में, तो आप पुअर कहलाओगे। लेकिन अगर आप 110, 120, 200, 100 से काफ़ी ज़्यादा है, 200 आप डबल कमा रहे हो, तो ये आप थोड़ी रिच वाली कैटेगरी में आ जाएगी। ये केवल मैंने एक एग्जाम्पल को कहा, हाँ 100 ही नहीं कहा गया है, मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया। और अगर आप 100 ही कमा रहे हो तो आप अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पा रहे हो, मतलब आपके जो रोज़मर्रा में जो आपको चाहिए होते हैं, यही होती है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीबी रेखा जैसे जैसे हम हिंदी में कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी जब हम पढ़ते हैं ना, गरीबी पढ़ते हैं ना, तो उसमें पॉवर्टी लाइन एक मुख्य टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। ठीक है, देखो पॉवर्टी को अगर हमें मेजर करना है कि एक इंसान गरीब है या नहीं, तो हम क्या देख सकते हैं? उसकी इनकम, मतलब वो कितना कमा रहा है, और उसके पास कितना गेन कर रहा है, वही कंजप्शन मतलब वही गेन कितना कर रहा है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि एक इंसान गरीबी में है या नहीं। पॉवर्टी, अब जैसे इनकम, अब आपने देखा कि एक इंसान दिन भर में 100 रुपये ही कमा रहा है, तो अब 100 रुपये एक दिन में कमा रहा है तो ठीक ठाक कमा रहा है, ज़्यादा वैसा भी नहीं है, ना ही ज़्यादा पुअर आप कहोगे। 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, अगर अकेले जी रहा है तो, मतलब कोई फैमिली नहीं, केवल एक मेम्बर के लिए कहा जा रहा है, एक पीपल के लिए। अगर एक पर्सन 100 रुपये केवल अपने लिए 100 रुपये एक दिन में कमा पा रहा है तो ठीक है, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, बेसिक नीड्स से ऊपर भी फुलफिल कर पाएगा अगर वो अकेला है और 100 रुपये कमा रहा है तो।
ठीक है। तो इनकम से हम क्या समझ सकते हैं कि एक इंसान गरीब है कि नहीं, है ना, वो पॉवर्टी में है या फिर नहीं है। और क्या गेन, मतलब कंज्यूम कितना कर रहा है, कितना वो ले रहा है। अब आप देखोगे किसी के पास कि खूब खूब बड़ा बंगला है और गाड़ी है, बिल्कुल BMW है किसी के पास, तो क्या आप मानोगे कि जिसके पास BMW है वो गरीब है? नहीं मानोगे, आप तुरंत समझ जाओगे वो कैसा इंसान है, वो रिच पीपल है, समझ जाओगे ना। हाँ, तो यही होती है हमारा कंजप्शन की, कितना कंज्यूम कर रहा है, उससे हमें पता चल जाता है कि एक इंसान गरीब है या नहीं। अ पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल्स फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। अब एक पर्सन को आप कैसे पुअर कैसे मानोगे, जब वो और उसका इनकम और उसका कंजप्शन लेवल, मतलब वो कितना कंज्यूम कर रहा है और उसका इनकम जो होगा वो कुछ मिनिमम लेवल पे होगा, मतलब इतना कि ठीक ठाक भाई कमा ले रहा है, अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहा है, नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। एक मिनिमम लेवल पे अगर एक इंसान कमा पा रहा है तो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएगा, मतलब कि वो अपने एक बेसिक चीज़ को फुलफिल कर पाएगा। जो देखो मैंने जो भी आपको समझाया ना, ये जो कंजप्शन लेवल और वो जो इनकम का था, तो वही चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। लेट्स बिगिन दिस। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो क्या नेसेसरी, क्या ज़रूरी होता है ये सेटिस्फाई करने के लिए कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट कंट्रीज़ पे। मतलब तो समझ में आया नहीं होगा एक लाइन से, है ना। इसको अभी मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, ओके। टाइम से कैसे, अब देखो अभी मैंने आपको एक पॉवर्टी लाइन दे दी कि भाई ये पॉवर्टी लाइन है, आपको 100 रुपये समझ लो, ये पॉवर्टी लाइन का गवर्नमेंट ने दिया है कि भाई अगर 100 रुपये है तो आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाओगे, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आओगे, नहीं तो अगर आपके पास 100 रुपये नहीं है तो आप पुअर कहलाओगे, ठीक है। मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी। अब देखो अगर आप क्या कहते हैं प्लेस क्या दिया, टाइम्स ना, अच्छा समय पे देखो अभी आपके पास है 100 रुपये, अभी आपके पास है, आप कमा पा रहे हो और बेसिक वैल्यू मतलब कि पॉवर्टी लाइन जो है वो 100 रुपये ही कहती है कि हाँ भाई 100 रुपये अगर आप कमा रहे हो तो आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपये कमा ले रहे हो, समझ लो सपोज कि आप 100 रुपये कमा ले रहे हो तो आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो। अब देखो समय पे, अब ये है समझ लो 2011 से 2012 तक, मतलब कि इतने साल तक क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, पॉवर्टी लाइन में इतना पैसा कह दिया कि भाई अगर इतना पैसा कोई इंसान कमा रहा है तो वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। अब आप उतना तो कमा पा रहे हो, चलो ठीक, बेसिक नीड्स क्या, वही रोटी दाल चावल वही सब, है ना। अब देखो प्लेस टाइम कैसे, अब मैंने कह दिया कि मैंने टाइम चेंज कर दिया, समझ लो 2014 से 2015 हो गया, अभी तक 2011-12 की बात कर रहे थे, अब हम 2014 से 15 तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये जो मैंने 100 रुपये लिखे हैं कि पॉवर्टी लाइन 100 रुपये की अब होगी कि मतलब आप बेसिक नीड्स को 100 रुपये में फुलफिल कर पाओगे, नहीं, क्योंकि देखो साल बढ़ते हैं, ईयर्स बढ़ते हैं, 2001, तो उसी तरह से जिस तरह से साल बढ़ते हैं उसी तरह से क्या होता है, पैसे की वैल्यू भी, मतलब कि कोई भी सामान है अगर 2000 में वो 10 रुपये की मिल रही थी, 2000 में वो कोई भी चीज़ 10 रुपये की मिल रही, जैसे सपोज ब्रेड 10 रुपये की मिल रही थी, तो 2001 में कितने की मिलेगी, समझ लो 20 की मिलेगी। तो ये क्या हो रहा है, हमने पैसा देखा कि पैसा बढ़ गया, अभी यही आप 10 रुपये लेके जाते 2000 में लेके जाते तो आपको ये ब्रेड मिल जाती, लेकिन अगर वहीं आप 2001 में आप पैसा लेके जा रहे हो 10 रुपये, तो क्या आप ये खरीद पाओगे, ब्रेड खरीद पाओगे, एक नहीं खरीद पाओगे, है ना। तो पैसा बढ़ता है, और अगर पैसा बढ़ेगा और इसी वजह से तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, हमारी बेसिक नीड्स भी बढ़ती जाती है, बेसिक नीड भी बढ़ेगी। अब देखो सब्जी पहले मिल रही थी, जैसे सपोज 80 रुपये की 1 किलो सब्जी 80 रुपये की मिल रही थी पहले, अब वो वही 1 किलो, अब देखो जैसे कि 2016 में
₹80 की 1 किलो आलू मिल रहा था। अब 2018 में अगर हमने देखा तो 1 किलो आलू वही आलू ₹100 में मिलने लग गया। तो पैसा बढ़ा, अब पैसा बढ़ा तो आपकी बेसिक नीड आलू तो है ना, आपको आलू तो चाहिए ना। तो अब आलू को ख़रीदने के लिए आपके पास और पैसा तो होना चाहिए। अब मैं आपको कहूँ कि ₹100 में नहीं, ₹1000 में, जैसे समझ लो कि मैंने पॉवर्टी लाइन दे दी, मतलब गवर्नमेंट ने दे दी कि भाई ₹1000 होना चाहिए, जैसे कि पहले थी। इस टाइम पे 2016 में भी समझ लो कि ₹1000 थी। यहाँ पे 2018 में भी क्या हुआ, ₹1000 ही रही। तो क्या होगा कि आप भाई ₹1000 में से ₹80 आपको, मतलब जानते हो पॉवर्टी लाइन क्या होती है? ये एक बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जो पीपल्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जो काम करती है पॉवर्टी लाइन के ऊपर, तो कैसे करती है, लोगों की बेसिक नीड्स को वो वैसे ध्यान में रख के कि अगर टाइम के साथ साथ पैसा बढ़ रहा है, और टाइम के साथ साथ अगर पैसा बढ़ रहा है तो क्या होगा, लोगों की जो बेसिक नीड्स के लिए तो खाना चाहिए ना। बेसिक नीड्स क्या क्या होती है, खाना पीना कपड़ा लत्ता, ये सब होती है। तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, पैसा भी तो बढ़ेगा। अब देखो प्राइस बढ़ रही है तो बेसिक नीड्स के पैसे भी तो बढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर बेसिक नीड्स के पैसे बढ़ रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन में जो पैसे होंगे, जैसे कि ₹100 पहले थे, तो वो और बढ़ के कुछ 200 होंगे। ठीक है, इसी तरह से। तो ये हो गया, हमने क्या समझाया कि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कंट्रीज़ पे हमारी बेसिक नीड्स जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, वो मतलब अलग अलग होती है। 2000 में पॉवर्टी लाइन ने कहा कि भाई हम आपको ₹1000 दे रहे हैं कि आप ₹1000 ही आपकी बेसिक नीड है। फिर 2020 में हमने देखा तो वही ₹1000, ये जो बेसिक नीड्स हमारी ₹1000 में फुलफ़िल हो रही थी, वही बेसिक नीड्स अब हमारी 5000 में फुलफ़िल होगी। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइम्स पे। अब डिफरेंट कंट्रीज़ पे, अब अगर आप यूएस पे जाओगे, यूएस पे अगर आपके पास ये पॉवर्टी लाइन है, अगर आपके पास कार नहीं है, तो आप एक पुअर पर्सन कहलाओगे, और अगर आपके पास कार है तो आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो। तो ये होता है यूएस में। ठीक है, मतलब कि कार नहीं है तो आप पुअर हो, एक गरीब इंसान हो। लेकिन अगर वही हम चले चले अपने इंडिया में चलते हैं तो ऐसी कोई बहुत ही बिग डील नहीं है कि आपके पास कार होनी ज़रूरी है। नहीं, कार नहीं है भाई, नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, अब जिसके पास कार नहीं है तो क्या वो पुअर कहलाता है हमारे इंडिया में? नहीं, वो मतलब कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है ना। अगर आपके पास कोई रिलेटिव होगा जिसके पास कार नहीं होगी, क्या वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाता? बहुत मुश्किल से करता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हर जगह में डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है कि सब जो अलग अलग होता है, सबकी पॉवर्टी लाइन भी अलग होती है। ठीक है, बेसिक नीड्स के जो वो होते हैं पैसे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वैरी विद टाइम एंड प्लेस। तो इसी वजह से जो पॉवर्टी लाइन होती है ना, वो टाइम और जगह और समय के हिसाब से बदलती रहती है। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। तो क्या कहा जा रहा है कि हर एक कंट्री में उसकी अलग इमेजिनरी लाइन होती है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी इमेजिनरी लाइन होती है, जिससे पता चलता है कि लोग अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें कितना पैसा चाहिए। ठीक, और डेवलपमेंट भी होता है इसके ज़रिए। और मिनिमम लेवल पे, ये नहीं कि भाई बेसिक नीड है तो काफ़ी ज़्यादा हो गई। इंडिया में ही जैसे समझ लो कि बेसिक नीड में कह दिया गया कि अगर आप 1 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हो तब आप अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। 1 लाख में तो आप काफ़ी चीज़ें कर पाओगे, है ना। तो ये रिच वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, पर्सन नॉट हैविंग अ कार, वही एग्जाम्पल है कि अगर एक इंसान के पास कार नहीं है यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस में, तो उसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे क्या कहा जाएगा, उसे पुअर पर्सन कहा जाएगा। लेकिन हम इंडिया में चले, ओनिंग ऑफ अ कार का रहना ये काफ़ी लग्जरी रहेगा हमारे इंडिया में, मतलब काफ़ी वैसी चीज़ रहेगी कि यार इसके पास कार है, रिच वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement sector are determined for subsistence. अब देखो, हमारे अगर हम इंडिया की तरफ चलते हैं तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसे कैसे समझते हैं। देखो कैसे समझते हैं, जैसे कि बेसिक नीड्स क्या, मैंने अभी आपको बेसिक नीड्स का एग्जाम्पल नहीं दिया ना।
अब देखो यहाँ पे आ गया बेसिक नीड्स का एग्जाम्पल। फूड रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड में क्या भाई, आपको खाना चाहिए, क्लोथिंग, कप पहनने के लिए कपड़े भी तो चाहिए, फुटवेयर, जूते चप्पल कुछ तो हो, फ्यूल, फ्यूल होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, एजुकेशन थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट, जो मेडिकली जैसे किसी की तबीयत ख़राब है तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना, मेडिसिन्स लाने के लिए। तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी लाइन का एक पैसा बनाए। अभी तक तो मैं देखो 100 रुपये आपसे कह रही हूँ कि पॉवर्टी लाइन अगर 100 रुपये की हो, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट काफ़ी सूझबूझ के साथ यहाँ पे एक नंबर लेती है कि हाँ भाई अगर इतना पैसा इंसान ले रहा है तो वो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है या तो वो पुअर है। तो काफ़ी हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए होता है, इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो देखो जैसे ये सारी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब देखो, दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय दियर प्राइसेस इट्स इन रुपीज़। अब क्या किया जाता है, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ है जो हमें चाहिए होती है, जैसे फ्यूल, क्लॉथिंग, ये सब जितना भी चाहिए होता है ना, इसको हम लोग रुपीज़ में मतलब प्राइसेस में नापते हैं, मतलब प्राइसेस में इसको कन्वर्ट करें। अब देखो इतना आपको चाहिए, फ्यूल चाहिए, फुटवेयर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो उसके लिए प्राइस चाहिए ना, मतलब आप प्राइस, एक फिक्स्ड प्राइस अगर गवर्नमेंट रखेगी तभी तो हम जान पाएंगे कि हाँ भाई इतनी ही बेसिक नीड्स है हमारी, मतलब इतनी बेसिक नीड्स हैं तो इतने पैसे में वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम प्राइजेस से कंपेयर करते हैं, इन सारी चीज़ों को प्राइजेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन इट डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो फूड रिक्वायरमेंट, अब देखो फूड कैसे, अब फूड रिक्वायरमेंट से क्या आता है, स्नैक्स आइटम नहीं, स्नैक्स आइटम थोड़ी ना, चिप्स कुरकुरी ये सब फूड आइटम काफ़ी बेसिक नीड्स थोड़ी ना, ये तो वैसी वाली कैटेगरी में आएंगे कि हाँ आप अपनी बेसिक नीड्स से ऊपर कुछ कर पा रहे हो, बेसिक नीड्स के ऊपर आप कुछ खा पी रहे हो। लेकिन फूड रिक्वायरमेंट वही होती है ना जो हमें ताकत दे, एनर्जी दे, तो उनमें से एक होती है कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी अगर हमारे शरीर को मिल रही है तो हमें एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए कैलोरी के हिसाब से क्या किया जाता है, बेसिक नीड्स को, फूड रिक्वायरमेंट की बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता है कैलोरी के हिसाब से, ठीक है। अब फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। अब देखो जैसे कि सीरियल्स, क्या क्या फूड रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए होती है एनर्जी के लिए, हमारे बेसिक नीड के लिए, तो क्या होती है, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, ठीक है, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है भाई, हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, एनर्जी गिविंग होते हैं ना ये सब। अब ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, कैलोरीज हमें बता देते हैं कि ये सब कैलोरीज हैं। द कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। अब देखो कैलोरीज जो होती हैं, ये जो कैलोरी होती हैं ये किस पर डिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि ये नहीं है कि सबको एक तरह की कैलोरीज चाहिए, नहीं, एज के हिसाब से। अब आपकी जितनी एज है आपको उतने हिसाब से ही कैलोरीज, एनर्जी की ज़रूरत होती है, उतने हिसाब से आपको खाने पीने की ज़रूरत होती है, सीरियल्स की, पल्सेस की, ये सारी ज़रूरत आपको अपने एज के हिसाब से होती है। अब आप खा जाओगे 2 रोटी, तो कोई 50 साल का है तो वो थोड़ा और ज़्यादा खाएगा आपसे, कुछ 3 वीन तो खा ही लेगा, आपसे ज़्यादा खाएगा, तो इस हिसाब से वो उसका भी एज के हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती है। अब सेक्स मतलब कि मैन वुमेन, उसके हिसाब से भी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेंस वुमेन उनका भी अलग अलग होता है कि वुमेन्स को इतने कैलोरीज की ज़रूरत है, मैन को इतने कैलोरीज की भी ज़रूरत है। एंड द टाइप ऑफ वर्क, आप जितना आप काम करते हो, अगर आप कोई ज़्यादा ही फिजिकली वर्क करते हो, तो अगर आप ज़्यादा फिजिकली वर्क कर रहे हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आपको कैलोरी से। अब देखो आप कोई फिजिकली वर्क करता होगा, अगर जैसे अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ में क्या होता है, रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि जो वहाँ पे ज़्यादातर किसान होते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर में तो काफ़ी मेहनत लगती है, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उन्हें क्या कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वही अगर हम रूरल अर्बन एरियाज़ पे चले चलते हैं, सिटीज़ पे चलते हैं, तो सिटीज़ में क्या होता है, सिटीज़ में तो बस कभी कंप्यूटर की दुकान खोल ली, कभी किसी भी चीज़ की, किसी भी शॉप की दुकान खोली, तो बैठे ही तो है ना, ज़्यादा फिजिकल वर्क तो हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमारे वर्क के हिसाब से भी हमें कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। अब
The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. अब देखो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया है. मतलब डिवाइड करने का मतलब कि कैलोरीज सबको अलग अलग चाहिए. रूरल एरियाज को अलग कैलोरीज की ज़रूरत होती है. देखो सबको एक एवरेज कैलोरी दे दिया गया कि इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब लोगों को इतना रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. इंडिया में अगर हम देखें तो 24 क्या कहा गया है कि 2400 कैलोरीज किसको चाहिए, एक पर्सन को एक दिन में चाहिए. ठीक है, रूरल एरियाज़ में, रूरल मतलब गांव वाले एरिया में, विलेज वाले एरिया में क्या चाहिए, 24,000 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है. लेकिन वहीं अगर हम अर्बन एरिया सिटीज़ की तरफ चलें तो हमें कितने की ज़रूरत है, 2100 कैलोरीज़ की, 2100 कैलोरीज़ की. अब आप देख रहे होंगे कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे 24,000 कैलोरीज़, मतलब गांव वाले एरिया में 24,000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है और अर्बन एरियाज़ में 2100. तो ये डिफरेंस क्यों किया गया? ये डिफरेंस इसलिए किया गया है क्योंकि गांव वाले लोग फिज़िकली ज़्यादा मेहनत करते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं उनसे. ठीक है, तो वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा फिज़िकली वर्क करते हैं. काम का मतलब फिज़िकली वर्क ज़्यादा करते हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work. वही चीज़ लिखी है क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के जो विलेज के लोग होते हैं ना वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं. कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर. जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो होती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब जो रूरल एरिया होते हैं ना वहाँ के लोगों को कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. मैंने अभी आपको बताया क्यों, क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं दैन अर्बन एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनसे. अब देखो कैलोरीज तो ये हो गया फूड रिक्वायरमेंट जो कैलोरीज़ के लिए था. बट अभी देखो हमें पैसे में कन्वर्ट तो करना है ना, प्राइसेस में जाना है हमें. प्राइसेस में कैसे जाएंगे? प्राइसेस में जाएंगे हम सारे जितने बेसिक नीड्स हैं उसके पैसे देखेंगे कि हमें कितने ज़रूरत पड़ती है. कौन देखेगा? हम नहीं, मतलब गवर्नमेंट देखेगी. ठीक है, so the monetary expenditure per capita needing for buying these calorie requirements in terms of food grains sector is revised periodically taking into consideration the rise in prices. तो वही कहा जा रहा है कि अब हमें इसको किस में मनी मिलाना होगा, पैसे मिलाना होगा, और जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है फूड ग्रेन्स की और जितनी भी एक्सेट्रा जो भी और जो हमें ज़रूरत चाहिए होती है तो वो हमेशा रिवाइज की जाती है, मतलब हमेशा देखी जाती है उसकी प्राइसेस, क्योंकि देखो बढ़ती जाती है. मैंने अभी आपको बताया था ना कि बेसिक नीड्स की जो प्राइसेस होती हैं वो भी इंक्रीज़ होती रहती हैं, ईयर टू ईयर इंक्रीज़ भी होती रहती है. तो इसी वजह से जो हमारा जो बेसिक नीड है उसका भी ज़्यादा रिवाइज होता रहता है, बढ़ता रहता है. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2011-2012. ठीक है, अब हम इन कैलकुलेशंस को देखते हुए 2011 और 2012 की बात करते हैं. द पॉवर्टी लाइन ऑफ अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट इतना पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड इतना फॉर अर्बन एरियाज. ठीक है, अब देखो 2011 और 2012 तक के अगर हम एक साल के पॉवर्टी लाइन को देखें तो पॉवर्टी लाइन ने फिक्स कर दिया है कि ₹1 कर दिया था, मतलब 2011 से 2012 तक. मैंने भी आपको बताया ना ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, पॉवर्टी लाइन चेंज होता है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है, इंक्रीज़ होती है. तो 2011 से 2012 मतलब एक साल तक के लिए ₹816 पर मंथ, मतलब ये था कि हर महीने में हर पर्सन को इतना रुपीज़ में उसको मिलना चाहिए. कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में. कहाँ पे? रूरल, मतलब कि गांव वाले एरिया में अगर कोई इंसान महीने में 816, अब आप सोच रहे हो कि 816 केवल महीने में तो काफ़ी कम है ना, लेकिन वो इसलिए कम आपको लग रहा है क्योंकि वो 2011 से 2012 की बात करा जा रहा है इसलिए. तो उस समय क्या पता अभी आपको 10 रुपये में ब्रेड मिल रहा है तो उस समय आपको 2 ही रुपये में ब्रेड मिल जाता है ना. अब ये मैंने आपको कोई फैक्ट नहीं बताया बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. तो इसी वजह से जो हमारी बेसिक नीड्स है वो भी 816 रुपये में हो जाती थी. कहाँ पे? विलेज में, रूरल एरियाज़ में. और वहीं 816 कहाँ? रूरल एरियाज़ में, विलेज वाले एरियाज़ में. और वहीं 1000 रुपीज़ अर्बन एरियाज़ में. 1000 क्यों?
अब बताओ, यहाँ पे तो बढ़ गया प्राइस। हमें अभी कहा था कि यहाँ पे हमें 2400 और यहाँ पे 2100 की कैलोरीज की ज़रूरत होती है ना। क्यों? रूरल एरिया में ज़्यादा की क्या ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे क्या नाम से वहाँ पे लोग जो होता है ना, वो एग्रीकल्चर ज़्यादा फिजिकली वर्क करता है, इस वजह से। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। और यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में क्या है कि वो क्या करते हैं, 2100 कैलोरीज उनको कहा गया है, उनको इतने रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकली वर्क नहीं करते एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। चलो ये भी ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज़ में 816 क्यों? ठीक है, तो ये देखते हैं। देखो, जो जितने भी हमारे जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, रूरल एरियाज़, वहाँ पे पैसा कम इसलिए है, यहाँ पे पैसा कम इसलिए है क्योंकि जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे देखो जो भी एग्रीकल्चर देखो वहीं पे होता है, तो फूड खाना भी उन्हें वैसा ही मिल जाता होगा, मतलब खाना भी उन्हें सस्ते में मिल जाता होगा। क्यों? क्योंकि वही होल सेलर है, ठीक है, वही तो दुकान पे जाता है, गांव से ही तो दुकान में जाता है, और दुकान से तो हम खरीदते हैं, तो दुकान वाला हमें प्राइस ज़्यादा बढ़ा के देता है, बढ़ा के हमें बताता है। लेकिन जहाँ से उगता है वहाँ पे क्या होता है, प्राइस जो होता है वो कम होता है थोड़ा, इसी वजह से 816 किया गया। क्योंकि हाँ, और एक और चीज़ है कि अर्बन एरिया में क्या होता है, महंगाई ज़्यादा होती है हर एक चीज़ की, केवल एक फूड का ही एग्जाम्पल नहीं है। इसी वजह से अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपये ज़्यादा बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इतना रिक्वायरमेंट है, और 816 रुपीज़ उसके लिए है, रूरल एरियाज़ के लिए। अच्छा, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट दी वेट हाँ दी higher amount for urban area has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers। अब देखो, वही चीज़ लिखी है कि अगर अगर हमें लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट कहा जाए, कि मतलब कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए लेकिन कम चाहिए, तो जो हाई अमाउंट, देखो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट कम की थोड़ी कम, मतलब अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि हमें कैलोरी रिक्वायरमेंट की थोड़ी कम ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल। ठीक है, अब हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। अर्बन एरियाज़ की कैलोरी कैसे फिक्स्ड है? प्राइसेस के हिसाब से, प्राइसेस ज़्यादा होती हैं उनकी, अर्बन एरियाज़ में प्राइसेस ज़्यादा होती है एसेंशियल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट्स की मतलब कितने भी कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती है, इसलिए अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, पैसा हम ज़्यादा रखते हैं, मतलब कि पॉवर्टी लाइन में बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, इन दिस वे इन द ईयर 2011 to 2012 a family or 5 members living in rural area and earning less than about इतना रुपीज़ per month will be below the poverty line। अब क्या कहा जा रहा है, एक आपको एग्जांपल दिया है कि 2011 और 2012 के रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं, जिसमें रूरल एरियाज़ में, रूरल एरिया मतलब कि उसकी मतलब एक महीने में उसे कितना पैसा कमाना चाहिए, 1000 रुपीज़। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि 1000 रुपीज़ 2011 से 2012 तक रूरल एरिया के लिए है ये। ठीक है, रूरल एरिया के लिए ठीक है। कितने लोग हैं घर में? 5 मेंबर्स हैं। ये हमने पहले ही कहा था कि एक लोगों के लिए है, एक लोगों के लिए है कि वो 1000 रुपये कमा सके। अब घर में तो 5 मेंबर्स हैं, अब क्या कहा जा रहा है, 5 मेंबर तो हैं और उनकी अर्निंग है 4080, मतलब वो 4080 रुपये कमा रहे हैं पर मंथ, पर महीने की नहीं, मतलब कि इतनी उन्हें चाहिए, ये कमा नहीं रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, कमा नहीं रहे हैं, इतना उन्हें चाहिए बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। अब बताओ इतना क्यों चाहिए? क्योंकि भाई वहाँ पे 5 लोग हैं और हमें ज़रूरत होती है 1000 की, 1000 की नहीं, रूरल एरिया, रूरल एरिया, सॉरी रूरल एरिया मतलब विलेज वाले में, तो हमें कितने की ज़रूरत होती है, रुपीज़ 816 कुछ ऐसा था ना, क्या था, 816। ओके, तो हमें 16 की ज़रूरत होती है, रूरल एरिया में 816 की ज़रूरत होती है, एक पर्सन के लिए 816। तो घर में तो 5 मेंबर हैं, है ना, नीचे लिखा क्या है कि घर में 5 मेंबर है, और अब उन्हें कितने की ज़रूरत होगी, अब उन्हें बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए कितने की ज़रूरत होगी, एक इंसान के लिए 816, तो 5 इंसान के लिए कितना, 816 इंटू आप 5 करोगे तो यू विल गेट 4080। तो उन्हें 4080 रुपीज़ चाहिए होगा कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पाए। तो अब उस फैमिली के पास अगर 4080, उनकी पॉवर्टी लाइन कहलाएगी 4080, क्योंकि घर में 5 लोग हैं, तो अगर 4080 के नीचे कमा रहे तो वो पुअर है,
ऊपर कमा रहे हैं तो वो बेसिक, मतलब इतना ही कमा रहे हैं तो वो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, और ज़्यादा कमा रहे हो तो वो थोड़ा मतलब कि अपने और भी जितने भी और भी लग्जरीज होते हैं उसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फैमिली है ये 4080 से कम कमा रही है, इसीलिए ही क्या आएगी, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगी, पुअर कहलाएगी। ठीक है। अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया, अब सेम फैमिली अगर हम सिटीज़ वाले एरिया में ले लें तो वो नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5,000, तो उसे कितना रुपीज़ चाहिए होगा, 5,000। क्यों, 1,000 रुपये की नीड होती है अर्बन एरियाज़ में, है ना। तो अगर 5 मेंबर हैं तो 5 × 1,000 करोगे ना, 5 × 1,000 करोगे तब आपको कितना मिलेगा, 5,000। तो मतलब आपको 5,000 की ज़रूरत होगी 5 लोगों का बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, है ना, टू मीट दियर बेसिक नीड्स। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, मतलब हर 5 साल में, हर 5 साल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल, मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल कह रही हूँ, केमिस्ट्री पहुँच गए हम लोग, सॉरी, मतलब पीरियोडिकली क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, पीरियोडिकली हमेशा हर 5 साल में ये जो पॉवर्टी लाइन का जो सिस्टम है ना, कि अभी 816 है कौन से एरिया में, रूरल एरिया में, तो वो अब अगर आप यही 5 साल बाद देखोगे, अब ये 2011-2012 तक का है ना, अब यही आप 5 साल बाद देखोगे तो कुछ और बढ़ जाएगा ये। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट की जो पैसा होगा, मनी होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेज, अब ऐसे ही थोड़ा ना होता है, कुछ सर्वेज किए जाते हैं। ये जो सर्वेज होते हैं ना, आर कैरिड आउट बाय दी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नेशनल, ये नाम याद रखो आप, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो NSSO है ना, ये इस पूरे, अब आप देख रहे हो, अभी तक मैंने आपको गवर्नमेंट कहा था कि गवर्नमेंट करती है, नहीं, गवर्नमेंट मतलब NSSO जो होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉवर्टी लाइन में कितना बेसिक नीड्स चाहिए और समय समय पे उसको बदलना, बेसिक नीड्स के रुपीज़ को बदलना, कैलोरीज रिक्वायरमेंट को बदलना, ये पूरा NSSO का वर्क होता है, वही करते हैं ये। ठीक है, कौन, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, फॉर मेकिंग कंपैरिजन्स बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक यूज in uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day 2011 TPP। अच्छा, अब ये था केवल कंट्री का, मैंने भी ये जो NSSO बताया ना, तो ये NSSO होती है जिसने ये सारा किया था, मतलब 2011 से तो 2012 तक ये जो 816 और 1,000 रुपये रूरल एरिया अर्बन एरिया के बताया गया था, ये किसने बताया था, तो ये NSSO ने बताया था। ये चीज़ केवल इंडिया में, NSSO केवल इंडिया की पॉवर्टी लाइन के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब NSSO केवल इंडिया की पॉवर्टी लाइन को करता है। लेकिन एक होती है वर्ल्ड बैंक, जो कि पूरी दुनिया को एक जैसा बनाने के लिए, कि भाई पूरी दुनिया में थोड़ा समानता बन जाए, सब लोगों के पास कुछ इक्वल अमाउंट हो। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर एक इंसान के पास, अगर एक पर्सन के पास $1.90 मिलता है उसे, हर इंसान को हर एक मंथ में, तो वो क्या है, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, अब तो ये इसलिए हुआ था ना, ये वर्ल्ड बैंक ने इसलिए किया था ताकि जो लोग हैं ना, हर एक इंडिया के, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री के लोगों का जो पैसा हो वो सेम हो सके। तो बस यही है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना रुपीज़ बनाने की पूरी आदत पड़ गई है। $1.90 जो कि कुछ 73 कुछ पॉइंट है, 73 रुपीज़ में अगर हम लोग देख रहे हैं कुछ 73 आता है, तो उतना रुपए कहा गया है डॉलर ने नहीं, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर एक इंसान, एक क्या बना दी गई है, पॉवर्टी लाइन बना दी गई है, और अगर एक इंसान 1.90 रुपीज़ डॉलर अगर वो कमा रहा है हर एक पर्सन के लिए, अगर एक इंसान एक दिन में इतना कमा रहा है तो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, और यही आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, वही 73 कुछ करके आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये रिकॉर्ड किस लिए था, ये 2011 तक का था, वही की हम बात कर रहे हैं ना, 2011 से 2012 तक। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा है, फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है भाई, चलो जल्दी करते चलिए। अच्छा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी अब, ठीक है, मतलब आएगा आपको समझ में, वीडियो मत हटा दीजिएगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं जल्दी करेंगे, ये मेरे कहने का मतलब कि जल्दी करेंगे।
तो आपको अगर समझ जैसे जैसे मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही होंगी तो आप वीडियो को ऊपर जाके कुछ इस तरह, तो बस आप ऊपर 3 डॉट्स होते हैं तो बस आप उसी को क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आप स्लो कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट कर देते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, अब ये बस इसी टॉपिक के ऊपर है, यही पॉवर्टी लाइन ही है समझोगे, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1930 1993 1994 टू 1994 टू 37.2% इन 2004 एंड 4 to 5। अब देखो ये आप टेबल देखोगे ना आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एस्टिमेट्स हैं ये पॉवर्टी, लोग जो पॉवर्टी गरीबी है इंडिया में तो उसी के एस्टिमेट्स हैं। देखो ईयर देखो सन कौन कौन से 1933 से 1994 तक क्या हुआ है, रूरल एरिया में, ये रेशियो वाइज है, ठीक है, पॉवर्टी का रेशियो वाइज है। तो 507 रेशियो रूरल एरिया में लोग जो हैं वो गरीब थे। अब इतने ईयर में, ठीक है, ये वाले ईयर में रूरल एरिया मतलब विलेज वाले एरिया में इतने लोग गरीब थे। वही उसी साल में अर्बन एरिया में 32 लोग, देखो कितना डिफरेंस होता है। गरीब देखो रूरल एरिया के कितने ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, वही चीज़ अर्बन एरिया में 32 लोग गरीब हैं। अब वही चीज़ टोटल, अगर हम टोटल देखें परसेंटेज के, वही परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग दोनों का देखें तो हमें कुछ 45% लोग गरीब दिखेंगे 1993 से 1994 में, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। अब यही देखो, अब आप 2004 से 2005 तक जाओगे तो 42 लोग, देखो 5 के साल के डिफरेंस पे ना, तो 42 लोग रूरल एरिया में मतलब कि विलेज वाले एरिया में इतने परसेंट लोग जो हैं वो विलेज वाले एरिया में गरीब हैं। अब 26% लोग कहाँ गरीब हैं, अर्बन एरिया में गरीब हैं। अब टोटल अगर हम लोग देखें 2004 टू 2005 तक कितने लोग गरीब थे इंडिया में, 37% लोग गरीब थे। अब देखो पहले थे 45% लोग पहले गरीब थे, अब हो गए 37% गरीब। देखो कितना डिफरेंस आया। लोग मतलब कि क्या हो रहा है कि लोग जो हो रहा है उनकी गरीबी थोड़ी कम हो रही है ना। और वही देखो अब आप 2009 2010, ठीक है, अब देखो फिर 5 साल आगे हम लोग गए, अब 5 साल आगे क्या हुआ, 34% लोग रूरल मतलब विलेज वाले एरिया में 34% लोग कैसे हैं, गरीब हैं। वही चीज़ सिटीज़ वाले एरिया में 21% लोग गरीब है। देखो 32 से 21 आ गया, यहाँ पे 507 से 34% आ गया, काफ़ी ज़्यादा है ये, ठीक है। अब टोटल अगर हम देखें तो 30% लोग, देखो 45 से 37 से 30 आ गए, 30% लोग इंडिया में गरीब थे। 2011-2012 का रिकॉर्ड देखा तो 26% लोग रूरल एरिया में गरीब थे, 14% लोग अर्बन एरिया में गरीब थे। टोटल अगर हम लोग मिला के देखा तो 22% लोग पूरी इंडिया में गरीब थे, ठीक है, 2011 टू 2012 तक। वही चीज़ मिलियंस में है, देखो इतने मिलियन, 404 मिलियन लोग जो हैं, 404 मिलियन लोग, अब ये मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ, पढ़ लेना आप। 404 मिलियन लोग क्या हैं, गरीब थे। वही चीज़ है, नंबर में है, ठीक है, 404 मिलियन लोग, वही 407 लोग मिलियन लोग, 355 मिलियन लोग गरीब थे, ये ईयर आपको दिया है, ठीक है। फिर 270 मिलियन लोग गरीब थे। देखो ये कि कब का है, 2011 टू 2012 तक का है, तो तब का 270 मिलियन जो है ना लोग गरीब थे, ठीक है। और यही आशंका सबने यही लगाई है कि भाई जब गरीबी कम हो रही है, आप देख सकते हो परसेंटेज से आपको अच्छे समझ में आएगा, गरीबी कम हो रही है, 45 से 37 गई, 37 30 से 22 हो गई, तो गरीबी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ये 2012 तक का ही है, अभी तो हम 2020 में है ना, तो और गरीबी कम होगी। अभी देखो इसके आगे अब हम लोग ये पढ़ते हैं तो समझ में आएगा हमें। ओहो, ओके नाउ लेट्स बिगिन। देखो ये हमें क्लियर हो जाएगा दैट देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज, मतलब पॉवर्टी का अगर हम रेशियोज देखें इंडिया में तो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मतलब गरीबी कम हो रही है। फ्रॉम अबाउट 45% था 1993 से 1994 तक टू 37.2% 2004 टू 2005। ये देखो यहाँ पे वही चीज़ है ना कि 45% था, 45 से कितना हो गया 37 कुछ बोला ना, 37.2% लोग जो हो गए ना वो गरीब हो गए। मतलब गरीबी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। 45% पहले लोग गरीब थे, अब 37% लोग गरीब हैं, ठीक है। तो अरे सॉरी,
तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, गरीबी जो है ना वो कम हो रही है। ठीक है, ये जो गरीबी है ये मतलब कम हो रही है इंडिया में, मतलब कि ये देखो पूरा इसमें यही लिखा हुआ है कि इंडिया में जो लोग हैं वो गरीबी से हट रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं गरीब लोग इंडिया में, सब मतलब कि बेसिक नीड्स को अपने फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, अब द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011 टू 2012। अब पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे मतलब कौन, पुअर लोग, पॉवर्टी लाइन है ये, और पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन होता है, पुअर लोग। तो पुअर लोग 2011 टू 2012 का अगर हम लोग बात करें 22% हो गए हैं लोग गरीब, केवल 22% हो गए। अगर 100% है टोटल लोगों की संख्या तो वो 22% लोग उनमें से केवल गरीब हैं। ठीक है, इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर यही चलता रहा कि मतलब ईयर जैसे ये चल रहा है 5-5 साल में, जो पॉवर्टी लाइन में जो बेसिक नीड्स वाला जो चेंज होता है ना, तो वो चेंज हो रहा है और लोग भी गरीबी से कम हो रहे हैं, गरीब लोग कम हो रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस दैन 20% इन दी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ऐसे ही अगर चलता रहा ना तो कुछ ही सालों में क्या होगा, 20% से भी कम लोग हो जाएंगे, 20% से कम लोग ही गरीब रह जाएंगे, बाकी सब मतलब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, अब although the percentage of people living under poverty declined in the early 2 decades, 1973 से 1993 तक क्या हुआ है कि जो परसेंटेज है ना जो पॉवर्टी में लोग जीते हैं वो कम ही हुआ है। द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम नंबर, अब देखो नंबरिंग में अगर हम कहें तो पुअर 407 मिलियन थे 2004 टू 2005 तक। अगर इतने मिलियन लोग जो हैं वो गरीब थे तो 270 मिलियन, अब केवल 270 मिलियन बचे 2011 टू 2012 में। तो देखो पहले 407 मिलियन लोग गरीब थे 2004 टू 2005, अब 2011 हम और आगे बढ़ गए 5 साल तो 270 मिलियन ही लोग गरीब रहे। तो विद एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2 परसेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग 2004 टू 2005 टू 2012 टू 2012, मतलब इन दोनों की रेशियो में अगर हम लोग देखें तो ये 270 मिलियन 407 मिलियन, इसमें 2.2% लोग जो हुए हैं ना वो ज़्यादा वो हुए हैं, मतलब कि गरीबी कम हुई है, इतने लोग अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, मतलब इतने लोग अपने मतलब कि वो पुअर अब नहीं रहे। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक हो गया, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत जल्दी टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद आएगा हमारा वल्नरेबल ग्रुप जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से वीडियो मैं हटा देती हूँ, बस बहुत हो गया, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है ना। चलिए लेट्स एंड दिस क्लास। ओके सर, मिलेंगे हम लोग कहाँ, पार्ट 3 में मिलेंगे। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या कि नहीं, और अगर आप अब तक मेरी वीडियो को देख रहे हो मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, तो जो भी अब तक वीडियो देख रहा है ना प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।